आप जियो डिजिटल देख रहे हैं, मैं इसहाक जवेद भट्टी हूं। डीपीओ खानेवाल दाना उमर फारूक का तबादला करवा दिया गया है। डीपीओ खानेवाल दाना उमर फारूक अब खानेवाल के डीपीओ नहीं रहे। उनका तबादला जो है वो एक एमपीए की मर्ज़ी के मुताबिक करवाया गया है। एक एमपीए की मंशा पर उनका तबादला किया गया है। ये मामला जो है ये सोशल मीडिया पर एक ख़बर बन के उभरा है। ये मामला जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन गया है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर बहुत सारी क्यासरैयों का सिलसिला जो है वो जारी है। मैंने इस तबादले के मुहरकात पर बात करनी है, पस मंज़र पर बात करनी है। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, डीपीओ खानेवाल दाना उमर फारूक जो है वो डीपीओ खानेवाल नहीं रहे। उनका तबादला करवा दिया गया है। एमपीए की इच्छा पर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इनका तबादला किया गया है। उनकी जगह पर जो है इस्माइल डीपीओ नए डीपीओ तैनात किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से एमपीए हैं। उनका नाम है राना असामा फ़ज़ल। खानेवाल के ये रहायशी हैं। इनके वालिद साहब का नाम जो है वो फ़ज़ल रहमान है। ये भी खानेवाल के रहायशी हैं। उनके वालिद जो हैं इन्होंने 2018 के इंतखाबात में एमपीए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था PP 206 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से, और वो हार गए थे। हालिया इंतखाबात में राना असामा फ़ज़ल जो हैं उनके बेटे फ़ज़ल रहमान के बेटे, उन्होंने PP 206 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से एमपीए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो एमपीए मुंतखब हो गए। उन्होंने जो है वो पंजाब असम्बली में एक तहरीक इस्तेहकाक पेश की। उन्होंने कहा जी मुझे 2 मुकदमात में डीपीओ खानेवाल दाना उमर फारूक से मुतअद्दिद बार मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ और उनसे मैं मिला और मैंने मुकदमात की पैरवी के लिए उसका कार्रवाई के लिए जो है वो उनसे बातचीत की, लेकिन उनका रवैया जो है वो मेरे साथ हतकमेज़ था, जो कि मेरी बेइज्जती है, मेरी तज़हीक है और एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली की बेइज्जती है, हमारे इस पैनल की बेइज्जती है। उन्होंने कहा जी मैं जाता और वो मुझे बाहर खड़ा कर देते और मुझे वो देर से बुलाते, टाल मटोल से काम लेते। इस तरह के उन्होंने जो है वो उस तहरीक इस्तेहकाक में डीपीओ खानेवाल दाना उमर फारूक पर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए, जिसके बाद जो है वो चेयरमैन ने इस्तेहकाक कमेटी को वो जो है तहरीक जो है वो रेफ़र कर दी, जिसके बाद जो है वो डीपीओ खानेवाल का तबादला करवा दिया गया। अब जो है वो उन्होंने उस तहरीक इस्तेहकाम में 2 मुकदमात का जिक्र किया। वो दोनों मुकदमात की कॉपीज़ जो है वो आपको फुटेज में दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो मैंने देख ली है, मामलात मैंने वो जानने की कोशिश की है। तो ये चूँकि एक जुस्तजू थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ये बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या मामला, ऐसा क्या था, ऐसा मैटर क्या था जिसकी बिना पर जो है वो एक कॉम्पिटेंट और ईमानदार और काम करने वाले बंदे का जो है वो तबादला कर दिया गया सियासी असर की बिना पर। चूँकि ये एक बड़ा सवाल था कि कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर जो हैं, एक ईमानदार काम करने वाले, खिदमत का जज्बा रखने वाले बंदे का जो है वो इस लेवल पर जो है वो तबादला करवाया गया है। तो मामला क्या है, वो कौन सी FIR से जिसकी बिना पर जो है सियासी असर और सूख की बिना पर उसका तबादला करवा दिया गया। तो मैंने भी ये कोशिश की कि देखें तो सही कि वो मुकदमात कौन से हैं। तो जो पहला मुकदमा उन्होंने जिक्र किया उस तहरीक इस्तेहकाक में, वो है 11/45/23। ये फुटेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके मदई हैं बशीर अहमद वल्द यूसुफ, ये अब्दुल हकीम के रहायशी हैं। वकूआ इन्होंने बताया जी 19/12/2023, यानी कि ये दिसंबर का वकूआ है। 2 दिन बाद FIR दर्ज हुई है। 3 बंदे इसमें नामजद हैं, 4 से 6 बंदे जो हैं इसमें नामालूम है। 2 दिन बाद FIR दर्ज होती है। अब इसमें सेक्शंस कौन से हैं, दफात कौन सी हैं जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 506(2) है, 341 है, 148 से 149 है। यानी कि 506(2) ये जान से मारने की धमकियों की दफ़ा है और 341 है ये रास्ता रोकने की दफ़ा है, क्योंकि किसी का रास्ता रोकना जो है वो ये जुर्म है, किसी को जान से मारने की धमकी देना ये भी जुर्म है। तो ये एक मामूली सा मुकदमा है, कोई बड़ा हैवी या कोई बड़ा मुकदमा नहीं है। इसके बाद एक दूसरा मुकदमा है जो उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जी 314/24, ये 2024 का मुकदमा है। ये रिसेंटली मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। रियाज वल्द सुल्तान इसके मुदई हैं, अब्दुल हकीम के रहायशी हैं। ये 4 तारीख 5वां महीना है 2024 साल है, यानी 4/5/2024 को ये उसका वकूआ है। और ये भी 2 दिन के बाद FIR दर्ज हुई है। 6 तारीख है 5वां महीना 2024 को ये सुबह 8 बजे FIR दर्ज की गई है पुलिस की जानिब से, मुतलका थाना की जानिब से। इसमें 5 बंदे नामजद हैं, जबकि 2 कस नामालूम हैं। इसकी दफ़ात जो है 506(2) है, 379 है, 337(f)(1) है
148 और 149 थे पे है। ये भी कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं है, ये भी जान से मारने की जो है धमकी का मुकदमा है, और इसमें जो है वो किसी से कुछ छीन लेना, चोरी कर लेना, इसमें ये दफ़ा शामिल है, और ये तशद्दुद का कोई मारपीट की गई तो उसकी जो है एक दफ़ा इसमें शामिल है। ये छोटे छोटे 2 मुकदमात हैं, ये कोई बड़े मुकदमात नहीं है कि एक MPA जो है वो खुद मुतअद्दिद बार जो है वो फरियाद कर रहा है कार्रवाई के लिए, सख्त कार्रवाई के लिए जो है वो खुद DPO के पास पेश हो रहा है और उसे कह रहा है कि जी आप इस पर सख्त कार्रवाई करें या उनकी इच्छा के मुताबिक इन FIRs पर जो है वो काम करें। मेंबर प्रोविंशियल असम्बली MPA जो है ये एक हलके की बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी पावर है, और वो खुद जो है वो सियासी एक ताकत है। तो एक छोटे छोटे मुकदमात के लिए DPO साहब के पास जाने की ज़रूरत क्या थी? पहली बात तो ये है वो घर से बैठे, अपने ऑफिस से बैठे फ़ोन पे बात की जा सकती थी, फ़ोन पे रिक्वेस्ट की जा सकती थी, फ़ोन पे उनको कोई हिदायत जो है वो जारी की जा सकती थी, लेकिन वो ख़ुद बार बार जो है वो इस पर पेश हो रहे थे और उनको मुतालिबा कर रहे थे कार्रवाई करने के लिए, या जो भी उनके मुतालिबात थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि इस मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। उन्होंने इस तहरीक इस्तेहकाक में कोई ऐसी बात नहीं की। अब चूँकि ये मामला ऐसा है, ये जुस्तजू पैदा कर देता है आपकी इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद जो है वो जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि छोटी छोटी दफ़ात हैं, छोटे छोटे मुकदमात हैं। तो DPO साहब के पास जो है MPA साहब जो है बार बार ख़ुद पेश हो रहे हैं, ख़ुद जो है वो वहाँ पर जाकर फरियाद करें। मामला क्या है भाई, ये कोई बहुत बड़े मुकदमात तो नहीं है। तो फिर एक जो है वो जुस्तजू का सिलसिला शुरू होता है कि मज़ीद इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, मज़ीद इसको देखा जाए, परखा जाए मामला क्या है। जिसके बाद जो है वो मुकामी सोर्सेस से मैंने राबता किया और उनसे पता किया कि पता करें यार ये मामला क्या है, क्यों MPA साहब जो हैं वो ख़ुद क्यों इसमें बार बार जो है वो पेश हो रहे हैं। तो पता चला कि दोनों FIRs के जो मुल्ज़मान हैं उनका ताल्लुक़ PTI से है। PTI के कारकुनान हैं जिनके ऊपर FIR का अंदराज किया गया है। अब ये मामला जी, यही इंटरेस्ट की वजह है, यही उनकी जो दिलचस्पी की वजह है, यही वजह है उनके DPO साहब के पास बार बार पेश होने की। तो पहली बात तो ये है कि एक MPA को ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो इतने छोटे छोटे मुकदमात के लिए जो है वो DPO साहब के पास पेश हो जाएं, जाके पार्टी के साथ खुद जाके बैठ जाएं और उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने के लिए कहें। अब मामला ये है कि छोटे छोटे मुकदमात के लिए DPO के पास MPA का खुद पेश होना, ये ख़ुद जो है वो बेइज्जती के मुतरादिफ़ है, ख़ुद की बेइज्जती करवाना जो है इसके मुतरादिफ़ है, ये बात जो है। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। अगर MPA साहब असामा फ़ज़ल साहब जो हैं, अगर किसी गरीब के लिए, किसी इंसाफ के मुतलाशी के लिए, किसी मुतासरा शख्स के लिए DPO के पास बार बार पेश होते तो मैं दोनों हाथों से MPA साहब को सलूट करता, खराज तहसीन पेश करता और उनकी भरपूर हमायत करता, और मैं ये कहता कि उन्होंने DPO खानेवाल का तबादला करवाकर बहुत अच्छा काम किया। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, हमारी सियासतदानों में, कि वो जो है वो सियासी इंतकाम के लिए किसी भी हद तक जाना जो है वो पसंद करते हैं। अगर ये बात किसी इंसाफ के मुतलाशी की होती, ये बात किसी मुतासर फैमिली के लिए होती, ये किसी गरीब के लिए होती, ये किसी मज़लूम के लिए होती, तो मुझे बहुत खुशी होती, मुझे बहुत अच्छा लगता। ये छोटे छोटे मुकदमात, या तो कोई बड़े मुकदमात हो, कोई डकैती का मुकदमा हो या अगवा का मुकदमा हो, कोई जो है वो ज़्यादती का मुकदमा हो, कोई कत्ल का मुकदमा हो, कोई बड़े मुकदमात होते तो उसमें जो है वो एक MPA का ख़ुद पेश होना वो बात समझ में आता है। और इस तरह के छोटे छोटे मुकदमात में जो है वो MPA का पेश होना ये समझ से बालातर है। अब ये सोचें कि एक MPA जो है वो एक हलके की बड़ी पावर है, बड़ी सियासी ताकत है। अगर DPO जो है वो MPA की बात नहीं मानना चाह रहा, उसकी मंशा के मुताबिक काम नहीं करना चाह रहा, या उसके जो मुतालबात हैं वो DPO नहीं मान रहा, तो फिर आप समझ लीजिए कि कुछ नामुनासिब है, कुछ गलत है, कुछ गैर कानूनी है जो DPO करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ मुनासिब है, कानूनी है, अखलाकी है, तो फिर DPO की क्या ज़रूरत है कि वो एक MPA को कहे कि मैं आपका हुक्म नहीं मानता, मैं आपकी किसी रिक्वेस्ट को जो है वो नहीं मानता। ये हो ही नहीं सकता। और अगर वो नहीं करना चाहता तो फिर आप समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है, कुछ गैर मुनासिब है, कुछ सियासी इंतकाम का मामला है जो MPA साहब जो है वो इन FIRs के ज़रिए से लेना चाह रहे थे, और DPO साहब ये करने के लिए तैयार नहीं थे। यही एक वजह थी। चूँकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है,
اور وہ خدمت کے جذبے سے سرشار آفیسر ہیں. ان کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے, میرٹ کا جذبہ جو ہے, انصاف کا جو ان کے پاس ترازو ہے وہ بہت مضبوط ہے. وہ سفارش کو نہیں مانتے, وہ بہت میرٹ پسند ہے. میں جانتا ہوں ان کو شخصی طور پر. یہ اب مت سوچیے گا کہ شاید میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے جس بنیاد پر یہ ساری باتیں میں کروں. میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے ان کے بہت سارے ایسے مقدمات دیکھے ہیں, بہت سارے جو میرٹ جو کہ مقدمات جو ہیں ایسے جو میں نے دیکھے ہیں, اپنی آنکھوں سے سنے ہیں. انہوں نے کس طرح اس میں جو ہے وہ انصاف کے ترازو کو جو ہے وہ تولا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سفارش کو نہیں مانتے. مجھے پتہ ہے کہ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے. مجھے پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈی میرٹ نہیں کرتے, وہ میرٹ کرتے ہیں, انصاف کرتے ہیں, انصاف پسندی کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ دیر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال تعینات رہے. یہ اب جو ہے ایک ایم پی اے اور ایک ڈی پی او کے درمیان تنازع پیدا ہوگا, جس کے بعد جو ہے ان کا تبادلہ ہو گیا, ورنہ ان کا تبادلہ نہیں ہوتا. وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے ڈسٹرکٹ خانیوال میں. یہی وجہ ہے کہ چونکہ ایم پی اے صاحب جو ہے وہ اپنی اچھا کا کام لینا چاہ رہے تھے, ان سے سیاسی دباؤ کے تحت وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہی ان کے درمیان جو ہے وہ تبادلے کی اور تنازع کی وجہ بنی. اب آ جاتے ہیں جی تبادلے کی بات, اور میں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ ایماندار بندے کو, جس وقت آپ کام کرنے والے بندے کو, جس وقت آپ خدمت کرنے والے بندے کو, جس وقت آپ میرٹ پسند بندے کو سیاسی دباؤ کے تحت اپنے کاموں کے لیے, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ افسر جو ہے وہ اس کے جذبات, اس کے خدماتی جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں. ان کے جذبات جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, وہ بکھر جاتے ہیں. اب جو ہے میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا. شاید یہ بہتر طور پر میں آپ کو نہ بتا سکوں. کسی نے ٹگیا نو آکھیا, بیل جسے ہم کہتے ہیں, ٹگیا نو آکھیا کہ تینوں چوراں لے جانا ہے. انہاں کیا کوئی گل نہیں, اسی پٹھے ہی کھانے نے, اتنے بھی پٹھے کھانے ہیں, اتنے بھی پٹھے کھانے نے, تو سانوں پٹھیاں نہ غرض ہے, سانوں جڑا مرضی لے جاوے. اب معاملہ یہ ہے کہ افسران جو ہوتے ہیں, سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں, انہوں نے کام ہی کرنا ہوتا ہے. یہ بھلے وہ خانیوال میں کریں, ملتان میں کریں, بھلے لودھرا میں کریں, بھلے لاہور میں کریں, جہاں بھی کریں, پاکستان کے کسی بھی صوبے میں, کسی بھی ضلع میں, کسی بھی تحصیل میں جا کے کام کریں, کرنا انہوں نے سرکاری کام ہی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ حقائق آپ تک پہنچانا ہے. یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو خصوصی طور پر ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیجیے گا. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجیے گا. اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.